लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और हमने दर्पण समीकरण भी डिराइव किया था। जो दर्पण समीकरण आया था वो आया था हमारा 1/f = 1/u + 1/v। वहां पर u, v और f ये तीनों दूरियां थी। u थी बिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी और f थी दर्पण की फोकस दूरी। तो इनके बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम उन्हीं में साइन कन्वेंशन यूज करने के लिए कि जब भी न्यूमेरिकल आ जाए, मान लो हमें कोई भी एक न्यूमेरिकल मिल जाए और दर्पण सूत्र से रिलेटेड है, उसको सोल्व करना हो तो उसको सोल्व करने के लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। वो साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, कैसे हमारा आंसर उसका प्रॉपर सही आएगा और किस तरीके से हम दर्पण के द्वारा बने गए प्रतिबिंब की ऊंचाई लेंगे, पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दर्पण में आवर्धन या रेखिक आवर्धन, इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन इन मिरर। मैग्निफिकेशन का सिंपल अर्थ क्या होता है, देखो मैं बताता हूं। कोई वस्तु है, मान लो उसका एक प्रतिबिंब बन रहा है। मान लो कोई वस्तु है, उसकी एक हाइट होती है, उस हाइट के बिंब को जब दर्पण के सामने रखा जाता है तो उससे प्रतिबिंब बनेगा। अब प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बन सकता है, बराबर बन सकता है और वस्तु से बड़ा बन सकता है। तो इन तीनों ही स्थिति में हम ये मैग्निफिकेशन से ये डिसाइड कर सकते हैं कि दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब की ऊंचाई उस वस्तु की वास्तविक ऊंचाई की कितनी गुनी है। कितनी गुनी मतलब एक वस्तु है, वो मान लो 1 मीटर लंबाई की है, तो उसका जो बनने वाला प्रतिबिंब है वो 2 मीटर लंबाई का बन रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब कितना गुना बन रहा है, दुगुना। तो जो एक गुणांक आता है वस्तु की ऊंचाइयों का, वस्तु से प्रतिबिंब की ऊंचाई का एक गुणांक, चाहे वो पॉइंटों में 1 से कम भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, उस गुणांक को ही हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, कि प्रतिबिंब कितना मैग्नीफाई हुआ है, कितना बढ़ा है या फिर कितना छोटा प्राप्त हुआ है, वही होती है। चलिए अब रेखीय आवर्धन के बारे में देखते हैं। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, सबसे पहले रेखीय आवर्धन को डिफाइन करते हैं। तो रेखीय आवर्धन की डेफिनेशन होती है, मान लो ये एक दर्पण है, इस दर्पण पर ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष पर यहां पे एक वस्तु रखी हुई है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण से के सामने रखी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनाया जाता है तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। तो कैसे बनेगा, मान लो ये मुख्य फोकस है यहां पे और ये इसका क्या है, वक्रता केंद्र यहां पे मान लेते हैं। एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी मुख्य अक्ष के समांतर, कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से, और दूसरी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाएगी, वो कहां से गुजरेगी, मुख्य अक्ष के समांतर। तो यहां पर क्या बनेगा, इस वस्तु PQ का प्रतिबिंब P', ये यहां पे बन जाएगा। तो यहां से क्या डिफाइन हो रहा है कि अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। अब हम मान लेते हैं कि बिंब की ऊंचाई कितनी है, बिंब की ऊंचाई मान लेते हैं h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई ये यहां से लेके यहां तक की ऊंचाई इसकी मान लेते हैं कितनी है, h2। नीचे की ओर है लेकिन ऊंचाई होगी या फिर लंबाई मान सकते हैं, ठीक है। बिंब की ऊंचाई है h1 और प्रतिबिंब की ऊंचाई है h2। अब बात आती है यहां से कि रेखिक आवर्धन या दर्पण में आवर्धन की डेफिनेशन क्या होगी। तो आवर्धन की डेफिनेशन होती है दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, रेखिक आवर्धन कहलाता है। तो आवर्धन की डेफिनेशन हो जाएगी, आवर्धन बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, ये डेफिनेशन होगी यहां से। अब आवर्धन को हम किससे डिनोट करते हैं, आवर्धन मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से दर्शाया जाता है। तो यहां पे मैं लिखता हूं तो स्मॉल m = प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, यहां पे प्रतिबिंब की ऊंचाई है h1। तो ये लो प्रतिबिंब की ऊंचाई लिख दी h1, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है h2। तो यहां से h2 अपॉन में बिंब की ऊंचाई, तो बिंब की ऊंचाई कितनी है h1। ये होता है, इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं इसको कि ये रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला होगा। ये एक तरह का गुणांक आता है, m क्या आता है, गुणांक आता है। m की वैल्यू है वो 1 से बड़ी भी हो सकती है, 1 से छोटी भी हो सकती है और 1 के बराबर भी हो सकती है, ठीक है। m आवर्धन है वो नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे।
तो यहां पे देखो आवर्धन m बराबर होगा h2 अपॉन h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। अब इसका फॉर्मूला लेंगे। अब हर बार हमें न्यूमेरिकल पर्पज के लिए आवर्धन यूज होता है, तो न्यूमेरिकल में हर बार हमें h2 प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई तो दे नहीं रखा होगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे दर्पण से रिलेटेड तो हमें तीन ही टर्म्स गिवन होगी, तीन में कोई भी दो टर्म्स गिवन होगी, या तो u या v या फिर f। इन तीनों टर्म्स में संबंध निकाल के हम क्या बना सकते हैं, दर्पण सूत्र बना सकते हैं। तो H2 और H1 में तो कोई दर्पण सूत्र नहीं बनेगा, तो यहां से इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें u और v की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, कैसे होगा तो देखते हैं इसको। अब यहां से देखो बिंब की दूरी होती है, तो बिंब की दूरी कितनी होगी, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी या बिंब की स्थिति u से दर्शाई जाती है। प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, v से। अगर हम यहां से संबंध निकालना चाहें u और v में, तो थोड़ा सा वो दर्पण समीकरण की तरह होगा, पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा हमें। तो क्यों ना हम इसको इजी वे में बना ले कि यहां पे 4 त्रिभुजों की तुलना में हमें केवल 2 ही त्रिभुजों में संबंध निकालना पड़े। तो इसके लिए प्रतिबिंब निर्माण के नियम थे हमारे पास 4। उन चारों में एक तो इनमें से लगा लो, दोनों में से एक तो समांतर वाले में जो मुख्य फोकस से गुजरेगी, और मुख्य फोकस से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। इन दोनों में से कोई भी एक लगा लेंगे। बच गए जो आगे के दो, उन दोनों में से भी कोई एक यूज कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहां पे देखो मैं आपको करके दिखाता हूं। मान लो ये दर्पण है, हम उत्तल और अवतल दोनों के लिए कर सकते हैं, तो मैं अवतल के लिए करके दिखाता हूं आपको। ये अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण में ए बी मान लेते हैं, ये इसकी मुख्य अक्ष मान लेते हैं, ये इसका ध्रुव है, ठीक है। यहां पे मुख्य फोकस ले लेते हैं, मुख्य फोकस होगा, वो फोकस दूरी होती है, वो वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी। यहां पर ले लेते हैं इसका वक्रता केंद्र। यहां पर एक वस्तु रखी हुई है, यहां पे एक वस्तु रख देते हैं PQ। इस वस्तु PQ का हमें क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। इसकी ऊंचाई कितनी मान लेते हैं, h1। तो एक प्रकाश किरण जा रही है, वो मुख्य अक्ष के समांतर, और परावर्तन के पश्चात कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से गुजरती है, ठीक है। पहला नियम, फर्स्ट और सेकंड में से एक लगा दिया। अब तीसरे और चौथे में से एक और लगाएंगे। तीसरे और चौथे में तीसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरती हुई जाती है तो सतह से टकराकर पुनः वापस आ जाती है। तो ये वाला वक्रता केंद्र से लगाएंगे तो बहुत इधर से चली जाएगी, हमें दर्पण बढ़ाना पड़ेगा, तो ये छोड़ दें। चौथा रूल क्या कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण दर्पण के ध्रुव पर आपतित होती है तो जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। तो यहां से एक प्रकाश किरण जाती है दर्पण के ध्रुव पर, और ध्रुव से जितने कोण से आपतित होगी उतने ही कोण से क्या हो जाती है, परावर्तित, और इस तरह से यहां पे मिलेगी। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें मिलती है वहां पर क्या बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब। ये इसका वक्रता केंद्र, तो प्रतिबिंब बनेगा P डैश Q डैश। अब देख लो, बिंब है C से दूर है, C व अनंत के मध्य, इधर अनंत है, तो प्रतिबिंब कहां बन रहा है, C व F के मध्य बन रहा है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं त्रिभुजों में। तो देखो दो त्रिभुज देखना है यहां पर, क्योंकि बिंब की दूरी को किससे लिखेंगे, ये बिंब है, तो बिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, u, और प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी, v। ये यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी। अब यहां ध्यान से देखना, हमें आवर्धन बनाना है, तो आवर्धन बनाने के लिए हमारा जो फॉर्मूला आया था आवर्धन का, वो क्या था, प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 अपॉन में बिंब की ऊंचाई h1। तो h2 और h1 में हम रिलेशन बनाएंगे, और h2 और h1 में रिलेशन के बेसिस पे u और v में संबंध निकाल लेंगे। जब u और v में संबंध निकल जाएगा तो h2 अपॉन h1 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, और हमारा आवर्धन है वो u और v की फॉर्म में बन जाएगा। तो यहां से देखते हैं, एक त्रिभुज ये लेते हैं, कौन सा, OPQ। इसमें देखो ये दूरी पता है हमें h1, और यहां से यहां तक की दूरी ये वाली पता है कितनी है, u। ये वाला त्रिभुज लेते हैं, ये और ये, यहां से ये वाला, और इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये कोण होगा वो इसके बराबर होगा, आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो एक तो ऊपर वाला त्रिभुज ये लेते हैं, नीचे वाले में त्रिभुज में ये लेते हैं P डैश Q डैश, और ये वाला कौन सा है, O। ये वाले त्रिभुज लेते हैं। बाकी को मैं एक बार के लिए इनको रफ कर देता हूं। यहां से देखो, इसको मैंने रफ कर दिया ताकि समझ में आ जाए। ये लाइन को डैश लाइन बना दी। एक तो ये वाला त्रिभुज लेना है, और एक ये नीचे वाला त्रिभुज लेना है। ये प्रकाश किरण है लेकिन हमें त्रिभुज लेना है। तो यहां पे बात करते हैं, कौन कौन से त्रिभुज की बात करते हैं, त्रिभुज OPQ। OPQ व त्रिभुज कौन सा है, OP डैश Q डैश।
ओ पी डैश क्यू डैश। इनमें बात करेंगे तो समरूपता वाला नियम लगेगा। अब समरूपता वाला नियम, क्योंकि दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर। समरूपता नियम के लिए दो कोण बराबर कर दो, तो ये वाला 90 डिग्री है तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 90, वहां पे लिख देंगे, लिख सकते हैं हम। ये कोण ओ पी क्यू बराबर होगा कोण ओ पी डैश क्यू डैश, ठीक है। ओ पी डैश क्यू डैश ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री या समकोण हो जाएगा, ठीक। यहां से अब हम बात करें इसकी, कोण क्यू ओ पी, तो कोण क्यू ओ पी बराबर होगा कोण, ये कोण इसके बराबर होगा तो क्यू डैश ओ पी डैश, क्यू डैश ओ पी डैश, ये क्या होंगे सम्मुख कोण। सम्मुख कोण होने की वजह से ये दोनों कोण बराबर है, अतः दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप त्रिभुज। तो समरूप त्रिभुज होंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो संगत भुजा, पहले वाले त्रिभुज की संगत भुजा कौन सी है H1 और दूसरे वाले त्रिभुज की कौन सी है, ये वाली प्रतिबिंब की ऊंचाई को किससे लिखते हैं हम H2। तो H1 बटे H2, H1 बटे H2, ध्यान से देखना। लेकिन इनको अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे वैल्यू की फॉर्म में, हम वैल्यू लिखेंगे, यहां से लिखेंगे। तो इसकी भुजा कौन सी है, पी क्यू अपॉन में पी डैश क्यू डैश। अब मैंने पी क्यू क्यों लिखा, क्यू पी नहीं बोला, तो पी क्यू अपॉन में और यहां पे नीचे पी डैश क्यू डैश, पी डैश क्यू डैश। ये इसलिए बोला क्योंकि सारी की सारी दूरियां हैं, सभी दूरियां कहां से मापी जाती है, दर्पण के ध्रुव से। तो ध्रुव यहां पे ये मुख्य अक्ष है तो इससे ऊपर मापेंगे और इसी से नीचे बराबर होंगी। अब इसकी ये दूरी कौन सी है, ओपी अपॉन में ओपी डैश, नीचे वाले त्रिभुज की ये आ जाएगी ओपी अपॉन में ओपी डैश। अब देखो इनकी वैल्यू रखते हैं, साइन कन्वेंशन क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। तो साइन कन्वेंशन से पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू मुख्य अक्ष के ऊपर की सभी दूरियां धनात्मक, तो ये हो जाएगी प्लस में H1 अपॉन मुख्य अक्ष के नीचे की सभी दूरियां ऋणात्मक, तो पी डैश क्यू डैश कितनी होगी H2 वैल्यू, लेकिन किसमें आएगी माइनस, क्योंकि साइन कन्वेंशन लगेगा, बराबर होगा ओपी। ओपी की वैल्यू, ओपी देखो यहां से, अब इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देखें तो इधर की सारी दूरियां क्या होती है नेगेटिव, तो इधर वाली ओपी क्या होगी माइनस यू, ये हो जाएगी माइनस में यू अपॉन में ओपी डैश, तो ओपी डैश आपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां, ये भी ऋणात्मक होगी माइनस में v, ये आ रहा है। तो यहां से देखते हैं माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या बनेगा u अपॉन v, ये माइनस उधर चला जाएगा, उधर भेज देंगे तो ये बनेगा H1 अपॉन में H2 बराबर माइनस u अपॉन v। पलट कर लिखते हैं क्योंकि हमें आवर्धन बनाना, आवर्धन का फॉर्मूला, और आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई H2 अपॉन बिंब की ऊंचाई। तो यहाँ पे H2 नीचे, इसको पलट कर लिखेंगे तो कितना हो जाएगा H2 अपॉन में H1 बराबर माइनस v अपॉन u, ये आ रहा है आवर्धन। और यहां से हम इसकी जगह क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, H2 अपॉन H1 की जगह m पुट कर सकते हैं। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, इसलिए m इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है वो किसका फॉर्मूला आ रहा है, रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला आएगा m बराबर माइनस v अपॉन u। किसके लिए, दर्पण के लिए। कौन सा दर्पण है, ये है अवतल दर्पण। तो इसी प्रकार उत्तल दर्पण के लिए करेंगे, तो उत्तल दर्पण के लिए भी रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला क्या आएगा, ऋणात्मक ही आएगा। m बराबर होगा माइनस v अपॉन u या फिर H2 अपॉन H1, ये फॉर्मूला, या फिर क्या लेंगे m बराबर माइनस v अपॉन u, ये होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन में बिंब की ऊंचाई, और माइनस आएगा ऋणात्मक। तो दोनों दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। उत्तल के लिए भी कर सकते हैं यहां पे, तो ये मैंने अवतल दर्पण के लिए रेखिक आवर्धन बताया है यहां से, ठीक है। तो अब समझ लेना कि ये रेखिक आवर्धन का फॉर्मूला आ चुका है। यहां से हम बिंब की ऊंचाई के संबंध में प्रतिबिंब की ऊंचाई का एक गुणांक निकाल सकते हैं कि कितनी गुना होगी या कितनी कम होगी। नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं, तो बताता हूं मैं आपको। अब आवर्धन का मान मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, वीडियो के स्टार्टिंग में, कि आवर्धन धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। वो कब कब होगा उसके बारे में बताता हूं। तो सबसे पहले देखना यहां पे पहला पॉइंट, यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने। पहली कंडीशन क्या है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और सीधा बने। आभासी
और सीधा। तो इस स्थिति में आवर्धन m की वैल्यू क्या होगी? धनात्मक, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। यहां से ध्यान रखना, जब वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा, तो आवर्धन क्या आएगा? धनात्मक। सेकंड, यदि प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और उल्टा, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, जैसे अवतल दर्पण की बात करें तो बिंब ऐसा रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? वास्तविक बन रहा है। उल्टा बन रहा है तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब है, क्योंकि जिस साइड बिंब है उसी साइड बन रहा है, तो वास्तविक होगा। और दूसरी साइड बने तो कौन सा प्रतिबिंब आएगा? आभासी। तो यहां पर वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, तो रेखिक आवर्धन m की वैल्यू क्या होगी? ऋणात्मक। ये ध्यान में रखना, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, ये m की वैल्यू आ सकती है पॉजिटिव, आभासी और सीधा पे, और प्रतिबिंब बने वास्तविक और उल्टा तो नेगेटिव। मैंने एक बात और बताई थी कि आवर्धन की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है और 1 से ज्यादा भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि प्रतिबिंब कितना छोटा या कितना बड़ा है। यदि प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बने, यदि प्रतिबिंब क्या बनेगा? वस्तु से छोटा, तो प्रति आवर्धन होगी वो क्या होगी? लेस देन 1 आएगी। फिर फोर्थ पॉइंट है, यदि प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बने, वस्तु से बड़ा होगा, तो इस स्थिति में आवर्धन की वैल्यू कितनी होगी? ग्रेटर देन 1 होगी, 1 से ज्यादा होगी। पांचवा पॉइंट क्या होगा? यदि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है, और वो एक ही कंडीशन में हो सकता है, कब? जब वस्तु कहां पर रखी हो? वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर होगी। तो इस स्थिति में यदि वस्तु के बराबर बने प्रतिबिंब, वस्तु के बराबर, तो इस कंडीशन में m की वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। तो ये आवर्धन की कंडीशन। अब यहां पर दर्पण की बात हो रही है, मैं लेंस नहीं पढ़ा रहा हूं आपको, मैं सिर्फ दर्पण पढ़ा रहा हूं। तो दर्पण में देखना, दर्पण में आवर्धन धनात्मक हो और ऋणात्मक हो, इसका मतलब केवल और केवल यही है कि धनात्मक होने पर प्रतिबिंब आभासी बनेगा और आवर्धन ऋणात्मक होने पर प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। क्लियर है? इसका मतलब ये कभी भी नहीं होगा कि ये अवतल दर्पण से है या उत्तल दर्पण से है। दर्पण कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस डिपेंड करता है प्रतिबिंब की स्थिति पर, और प्रतिबिंब की प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर। तो प्रतिबिंब आभासी बने तो पॉजिटिव आ जाएगा, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। ये उत्तल और अवतल दर्पण पर डिपेंड नहीं करता है। कोई भी दर्पण हो, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होगा दर्पण में? m = -v/u या फिर h2/h1, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। जरूरी नहीं है कि ये h2/h1 लिखो, आप कैसे भी कर सकते हो अपनी सहूलियत के हिसाब से। मैंने ऐसे माना है कि इसकी ऊंचाई h2 ली है और इसकी ऊंचाई h1 ली है बिंब की, तब मैंने ये फॉर्मूला है। आप इसकी ऊंचाई को, जैसे कई बुक्स में पढ़ते हो, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई को इमेज कैपिटल I से दर्शाया गया और बिंब की ऊंचाई को ऑब्जेक्ट O कैपिटल O से दर्शाया गया, तो वो भी ले सकते हो, I/O, ये भी सही है। तो ये आवर्धन के बारे में डिटेल से डिस्कशन हो गया। अब नेक्स्ट हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि किस तरह से हम दर्पण के न्यूमेरिकल्स को सोल्व कर सकते हैं, दर्पण सूत्र अप्लाई करके किस तरह से हम इनके न्यूमेरिकल्स को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने एक क्वेश्चन लिखा बोर्ड पे, क्या लिखा है? कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या की अवतल दर्पण से, एक अवतल दर्पण दिया है जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है? 15 सेंटीमीटर से 10 सेंटीमीटर तथा 15 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। दो क्वेश्चन है, एक में ही दो सब पार्ट है, दो क्वेश्चन, एक में 10 सेंटीमीटर दे दिया और दूसरे में 15 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है, रखी हुई है। तो प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आवर्धन ज्ञात कीजिए। इसमें हमने तीनों क्वेश्चन लिखे, एक तो उसकी स्थिति बतानी है प्रतिबिंब कहां बनेगा, एक उसकी नेचर डिसाइड करनी है कि नेचर कैसी होगी, वास्तविक होगी कि आभासी होगा या फिर उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, वो नेचर डिसाइड करनी है। फिर तीसरी उसकी आवर्धन ज्ञात करनी है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तीनों से रिलेटेड ये क्वेश्चन हो गया और यहां से इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन मैं करता हूं, यहां पे 10 सेंटीमीटर वाले की बात करें तो सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करो तो जो जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिख लो। तो सबसे पहले कहते हैं दिया हुआ, क्या क्या दिया हुआ गिवन दैट बोलते हैं। सबसे पहले आपको दे रखी है वक्रता त्रिज्या अवतल दर्पण की। तो देखो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, तो वक्रता त्रिज्या को r से लिखते हैं, r बराबर कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। लेकिन एक चीज यहां पे ध्यान
जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो न्यूमेरिकल में यहां पर साइन कन्वेंशन यूज किया जाता है। जो भी वैल्यूज गिवन है वो साइन कन्वेंशन के साथ में ली जाती है, तो हमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। तो मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, वहां पर हमने ये देखा था कि प्रकाश किरणें कौन सी साइड से आपतित की जाती है, बाईं ओर से, इस साइड से, चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो। जैसे अब यहाँ पे दिया है मैं अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ये अवतल दर्पण है इस तरीके से, ये इसका मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष पर वस्तु को हम इधर रखेंगे, वस्तु को इधर रखेंगे। अब देखना यहां से ये वस्तु रखी हुई, तो इसके लिए बिंब की दूरी कौन सी बनेगी, ये रही। तो बिंब की दूरी क्या होगी इसके लिए, नेगेटिव होगी कि पॉजिटिव, ये देखो, क्योंकि प्रकाश किरण इधर जाएगी और हमें दूरी कहां से मापनी है, ऊपर से, तो दूरी मापेंगे इधर, तो u दूरी क्या आएगी, हमेशा ऋणात्मक, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे वो अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए नेगेटिव होगी। अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो ये देखो उत्तल दर्पण इस तरीके से, प्रकाश किरण इधर लेके ये वस्तु यहाँ पे रखी हुई, इधर से प्रकाश किरण जाएगी, तो इसकी दूरी ये होती है, यहाँ से दर्पण के ध्रुव से O से बिंब की दूरी u, तो प्रकाश किरण इधर जा रही है लेकिन दूरियां कहां से मापी जाएगी, ध्रुव से, और इधर मापी गई दूरी क्या होगी, u नेगेटिव। इसका मतलब चाहे दर्पण उत्तल हो या अवतल, बिंब की दूरी दोनों के लिए क्या होगी, ऋणात्मक। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अवतल और उत्तल, ये दोनों की बात करते हैं। इसके लिए u भी नेगेटिव और इसके लिए u भी नेगेटिव, दोनों के लिए u की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। फिर दूसरी बात, अब इनकी फोकस दूरी देखते हैं। तो अवतल दर्पण ये है, अवतल दर्पण इसका केंद्र इधर होगा, सेंटर, क्योंकि इस तरह से ये गोला बन रहा है, फोकला गोला, सेंटर इधर होगा तो फोकस भी इधर होगा और फोकस दूरी भी ये जाएगी, इस साइड मापी जाएगी। तो फोकस दूरी क्या होगी इसकी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि इस साइड मापी जाएगी फोकस दूरी। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, नेगेटिव, जबकि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी इधर मापी जाएगी, इसका सेंटर होता है इधर, तो मुख्य फोकस भी इधर आएगा। क्यों, क्योंकि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, फोकस और इधर मापी गई दूरी f क्या होगी, पॉजिटिव, तो इसकी फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, पॉजिटिव, इसकी उत्तल दर्पण की। अब प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब बनाना हम सीखेंगे, मैं आगे वाले जो नेक्स्ट लेक्चर का वीडियो आएगा उसमें आपको पूरा इस पे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि उत्तल या अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो यहां पर एक बार रफली मैं बताता हूं आपको। अवतल दर्पण से हमने बहुत बार देख लिया, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इस वीडियो में रैखिक आवर्धन में भी बताया था कि प्रतिबिंब बनता है वो इधर ही बनता है, उल्टा बनता है इसे। तो ये दूरी होगी v, अब इसकी दूरी भी हमने मापी, तो आपतित किरण की दिशा ये है और इधर से ध्रुव से इस साइड मापी गई दूरी क्या होगी, नेगेटिव, तो इसके लिए प्रतिबिंब की दूरी अवतल दर्पण के लिए क्या होगी, नेगेटिव। जबकि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है दर्पण के दूसरी साइड। अब दर्पण के दूसरी साइड उधर बनेगा, तो उधर बनने पर इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। कौन से दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। तो इस तरीके से हम इनकी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण की बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी, इनको हम साइन कन्वेंशन इस तरह से यूज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल पे आते हैं, सबसे पहले दिया हुआ r, पहले यहां पर लिख लो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण लिखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि अवतल दर्पण के लिए u v f इनका साइन कन्वेंशन क्या होता है, u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव और f भी नेगेटिव, तीनों, ठीक है। यहां पर अब इसकी हमें क्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या, जबकि दर्पण सूत्र में तो r का कोई यूज नहीं है और दर्पण सूत्र में r का यूज नहीं है, तो f चाहिए। तो r और f में संबंध होता है कि दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी हो जाएगी, आधी हो जाती है। तो इसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, यहां से हम डिस्कस करेंगे। तो r फोकस दूरी हो जाएगी f बराबर r/2 इज इक्वल्स टू 15/2 सेंटीमीटर। अब पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, जब फोकस दूरी नेगेटिव तो वक्रता त्रिज्या भी नेगेटिव, साइन कन्वेंशन यूज करोगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो कोई वस्तु रखी है, मतलब बिंब की दूरी कितनी सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, 10 सेंटीमीटर। तो u बराबर कितनी रखी है, माइनस में 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों यूज किया, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए बिंब की दूरी क्या होती है, नेगेटिव। क्लियर है। अब ये यहां से हमें दो बिंदु मिल गई, हमें क्या निकालनी है, प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए ये क्या दे रखा है, दर्पण। तो कौन सा सूत्र लगाओगे, दर्पण सूत्र। तो यहां दर्पण सूत्र लगाते हैं। तो दर्पण सूत्र से
दर्पण सूत्र क्या कहता है? 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। हमें क्या फाइंड आउट करना है? v फाइंड आउट करना है। तो v की टर्म्स एक साइड रख लो, बाकी को एक साइड रख लो। तो v की टर्म्स को इधर रख लेते हैं, 1/v इज इक्वल्स टू 1/u, उधर जाएगा किसका हो जाएगा? माइनस का। तो 1/f माइनस 1/u। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो जो हमें गिवन है। अब देखना f की वैल्यू गिवन है माइनस में 15/2 और u की वैल्यू गिवन है माइनस में 10। ये वैल्यूज को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/v इज इक्वल्स टू 1/-15/2। ये माइनस फॉर्मूले का है, इसको ऐसा कैसा रहने देंगे? अब कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हो, आप गलती करते हो। यहाँ पे गलती ये करते हो कि ये माइनस पहले से है और आप क्या करते हो, u की वैल्यू -10 लिखने की बजाय आप 10 ही लिख देते हो और आपके माइंड में ये चलता है कि माइनस तो पहले से आ गया है। तो वो गलत है, जो वैल्यू है वही रखो। तो माइनस तो फॉर्मूले में है, वो आया। तो 1/u की वैल्यू क्या होती है? -10। ये लो यहाँ पे। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये 2 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 1/v इज इक्वल्स टू -2 ऊपर चला जाएगा, 2/15 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/10। अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए एलसीएम लेना है। तो कई बार आप एलसीएम लेने में भी क्या करते हो? गड़बड़ी करते हैं। ऐसे ले लेते हो 15 है 10 है तो इनका 30 रख लेते हो बीच में, या कोई भी जो भी आपकी मर्जी जैसे भी लेना चाहो एलसीएम ले सकते हो। लेकिन जनरली क्या होता है, ये तो बहुत सिंपल है, ये कई बार टफ आ जाते हैं, मतलब इनको मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं होता है। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लेने में दोनों को ही ले लो मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ऐसे जैसे ये है तो इसको क्या लिख देंगे, 15 into 10, दोनों को ले लिया। 15 से 15 कैंसिल, 10 को इससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, तो आ जाएगा -20 प्लस 10 से 10 गया 15, तो -20 में से 5 ये जाएगा, तो -5/15 into में 10, 5 से इसको कट करेंगे 2, 5 2 जा 10, -1 ऊपर आ जाएगा, नीचे 15 2 जा 30, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/30 उलट कर लिख देंगे। तो v इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, -30 सेंटीमीटर। यार तो प्रतिबिंब की स्थिति कितनी आ रही है, -30 सेंटीमीटर। क्रॉस चेक भी करना है। क्रॉस चेक कैसे करेंगे, क्योंकि अवतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, और नेगेटिव होती है, इसका मतलब नेगेटिव आनी भी चाहिए। अगर ये पॉजिटिव आ रही है आपका आंसर, तो आपने कहीं न कहीं गलती करी, तो ये ध्यान रखना, -30 आ गई, ठीक है। अब बात आती है माइनस में आ गया, तो माइनस में आ रहा है, इसका मतलब यहां से क्या आप इसकी प्रकृति डिसाइड कर सकते हो? नहीं, पहले हम आवर्धन फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद में हम आवर्धन को देख के इसकी प्रकृति बता सकते हैं, जो मैंने आपको बताई थी, ठीक है। यहाँ पे आवर्धन फाइंड आउट करेंगे तो आवर्धन कितना हो जाएगा, आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। क्या आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई दी हुई है या बिंब की ऊंचाई दी हुई है? नहीं, तो यहां से सॉल्व नहीं करेंगे। तो दूसरा फॉर्मूला एक और डिस्कस किया था हमने, m इज इक्वल्स टू -v अपॉन u, ये वाला फॉर्मूला है था। यहां से इसको फाइंड आउट करेंगे, v की वैल्यू रख के और u की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू क्या है। तो देखो m इज इक्वल्स टू ये वाला माइनस ऐसा कैसा, v की वैल्यू कितनी है, -30, तो यहां पे रखोगे -30 अपॉन u की वैल्यू कितनी है, -10, तो ये लो माइनस में 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ रहा है, m इज इक्वल्स टू -3, तो आवर्धन कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब प्रतिबिंब कितना गुना बनेगा, 3 गुना। ध्यान में रखना, वस्तु का प्रतिबिंब 3 गुना बनता है, लेकिन आवर्धन आ रही है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक m की वैल्यू ऋणात्मक कौन से प्रतिबिंब के लिए होती है, मैंने बताई थी आपको, वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए। तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, इसकी नेचर क्या होगी, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब, वास्तविक और उल्टा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपको 15 सेंटीमीटर वाला करना है, इसमें बिंब की दूरी, ये u की वैल्यू -15 लेना और आप सोल्व करके देखना, इसको ट्राई करना। इसका आंसर -15 वाले का आंसर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आवर्धन कितनी होगी, नेचर क्या होगा, आप यहां से इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। लेट्स डू इट, आप ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। थैंक यू, हैव ए